हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 7.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे पिछले वीडियो में हमने कुछ बेसिक चीज़ें थी इंटीग्रेशन से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें कवर करी हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन ज़रूर देख लीजिएगा। अगर इंट्रोडक्शन देखेंगे तो कई सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमने जो इंट्रोडक्शन वीडियो, उसमें हमने फॉर्मूले भी देखे, कुछ एग्जाम्पल भी देखे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन हमको किस तरीके से करने, ठीक है। तो पिछले वीडियो की लिंक ऊपर मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं, सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेंशन करते जा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको बोला जा रहा है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, इंटीग्रल, डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का इन्वर्स होता है एंटी डेरिवेटिव, और एंटी डेरिवेटिव को ही हम कहते हैं इंटीग्रल, राइट। सो फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव, ब्रैकेट में लिखा है और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पर हमको जो इंटीग्रेशन है उसके डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं लगाने हैं, हमको क्वेश्चन को देखना है और क्वेश्चन को देख के समझना है कि ये जो भी हमको दिया हुआ है ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल किया था, एग्जाम्पल नंबर 1, उसमें हमने मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का ही यूज किया था। तो यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर टोटल कितने 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, जिनमें हमको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का यूज करना है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो है साइन 2x, और इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। मतलब ये डेरिवेटिव है किसी चीज का, किसी फंक्शन का। तो हमको ये देखना है कि ये जो साइन 2x है ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। देखिए हम क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं d/dx ऑफ कोई भी फंक्शन इक्वल टू, यहाँ पे हमारा आता है डेरिवेटिव और यहाँ पर आता है हमारा एंटी डेरिवेटिव, और एंटी डेरिवेटिव को ही हम कहते हैं इंटीग्रल, राइट। तो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करके हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हम इंटीग्रल चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें हमको डेरिवेटिव दिया जाएगा और डेरिवेटिव से हम एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि ये जो है ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव हो सकता है। तो हमने एक अंदाजा लगाया कि अगर हम cos 2x का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, d/dx ऑफ cos 2x, तो हमको क्या मिलेगा, माइनस साइन 2x, और फिर 2x का फिर से हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2। लेकिन यहाँ पर हमको दिया है साइन 2x, तो साइन 2x को रखेंगे, बाकी सब इधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ माइनस cos 2x, और ये मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू साइन 2x। अब यहीं की यहीं एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाहती हूँ, जो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं आपको नहीं बता पाई थी। कि देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हम जनरली क्या करते हैं, cos 2x का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले cos 2x का डेरिवेटिव फाइंड किया तो माइनस साइन 2x, फिर ये जो 2x होता है इसका डेरिवेटिव भी फाइंड करते हैं। तो x के मल्टीप्लाई में जो भी नंबर होता है वो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाता है। लेकिन जब आप इंटीग्रल फाइंड करेंगे, मतलब एंटी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तब आप देखेंगे कि यही जो 2 है ये आपके डिवाइड में आ रहा है, देख रहे हैं आप, ठीक है। ये क्या है, आपका एंटी डेरिवेटिव ही तो है ना, एंटी डेरिवेटिव बोलो या इंटीग्रल बोलो, ठीक है। तो साइन 2x का अगर आप इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि इसका ये इंटीग्रल ही तो है, बस यहाँ पर हम इंस्पेक्शन मेथड का यूज कर रहे हैं, मतलब एक अंदाजा लगाकर बात कर रहे हैं कि इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये cos 2x का डेरिवेटिव होता है साइन माइनस साइन 2x, और इस 2x का चेन रूल से डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 2, ठीक है। लेकिन क्योंकि साइन 2x के बारे में पूछा जा रहा था तो साइन 2x रखा, और माइनस 2 ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया, और ये माइनस लग गया। कहने का मतलब ये हुआ कि साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव ये हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर आप इसका इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं तो ये आ रहा है, मतलब यहाँ पर अगर ये जो 2x है, अगर इसकी बात करें तो ये जो 2 जो भी आ रहा है x के मल्टीप्लाई में, ये हमेशा डिवाइड में आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको साथ साथ बताते चलूंगी। एक्सरसाइज 7.1 में जितना भी हो सकेगा हम सारी की सारी बेसिक चीजों को कवर करते चलेंगे, जिससे आगे जाके वो डाउट ना बने, ठीक है। चलिए, तो इससे हमको ये समझ में आया, तो यहां पर हम यही लिखेंगे, सिंस d/dx ऑफ, ये हटा देती हूँ एक्चुअल में,
यही करना था हमको यहाँ पर। cos 2x होता है -2 sin 2x, राइट। तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ -cos 2x/2 इक्वल टू sin 2x, ठीक है। तो इसका ये डेरिवेटिव है और इसका ये एंटी डेरिवेटिव है, तो यहाँ लिख देंगे एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रल ऑफ sin 2x इज -cos 2x/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब सेकंड पर चलते हैं। सेकंड है cos 3x। तो cos 3x की बात करें तो ये sin 3x कहीं ना कहीं से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमने लिखा d/dx ऑफ sin 3x इक्वल टू sin 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 3x, फिर 3x का चेन रूल से डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। लेकिन हमको चाहिए cos 3x, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रल की बात होगी तो ये 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ sin 3x/3, ठीक है, इक्वल टू cos 3x। तो इसका ये डेरिवेटिव है और इसका ये एंटी डेरिवेटिव है, ठीक है। ये क्या है? डेरिवेटिव। इसका ये डेरिवेटिव और इसका ये एंटी डेरिवेटिव। इनवर्स प्रोसेस है ना दोनों, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल। तो यहाँ लिख देंगे, ये एरो वगैरह नहीं बनाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे तो इसका हमने इंटीग्रल फाइंड किया इंस्पेक्शन मेथड से। तो आपने देखा कि cos 3x का होता है sin 3x, ठीक है। और क्योंकि 3x है, x के मल्टीप्लाई में 3 है, तो ये आएगा डिवाइड में। और डेरिवेटिव जब फाइंड करते थे तो ये जो 3 होता था ये मल्टीप्लाई में आता था, ठीक, क्लियर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3, इंस्पेक्शन मेथड से इसका एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रल फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं। तो d/dx ऑफ e⁻²x इक्वल टू होता है e⁻²x, फिर 2x का डेरिवेटिव होता है तो 2 इसके मल्टीप्लाई में आ जाता है, ठीक है। डेरिवेटिव फाइंड करा अभी हमने ना। अब हमको चाहिए, देखिए इसका ये डेरिवेटिव है बट इसका एंटी डेरिवेटिव चाहिए तो यहीं से मिलेगा, बट e⁻²x अकेला है तो ये 2 हटा देंगे यहाँ से। तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ e⁻²x/2 इक्वल टू e⁻²x। तो इसका ये एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो e⁻²x/2 इज द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ e⁻²x। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी नो दैट d/dx ऑफ, अब देखिए जैसे हम देखते हैं डेरिवेटिव में हमको पता है कि यहाँ से डिग्री जो है वो माइनस होती है 1 से। तो ये क्या हो जाएगा ax + b और यहाँ डिग्री लगा देते हैं 3, ठीक है। इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तभी तो ये डिग्री माइनस होगी, क्योंकि डिग्री -1 होती है ना। तो ये हो जाएगा ax + b की डिग्री 3 - 1, यहाँ 3 और यहाँ आ जाएगा 3 - 1 मतलब 2। फिर ax + b का भी डेरिवेटिव फाइंड होगा चेन रूल से। तो ax का हो जाएगा a, b का हो जाएगा 0, मतलब ये हो जाएगा 3a ax + b स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए क्या है, सिर्फ ax + b का होल स्क्वायर, इसका एंटी डेरिवेटिव। देखिए इसका डेरिवेटिव है ये और यहाँ से इस इधर का एंटी डेरिवेटिव आएगा ये, लेकिन हमको चाहिए सिर्फ इसका एंटी डेरिवेटिव। तो इसको यहाँ रखेंगे, बाकी इसको इधर भेज देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, समझ में आई बात। तो देखें अब यहाँ पे जब ax + b का डेरिवेटिव आपने फाइंड किया तो x के मल्टीप्लाई में क्या था a, ठीक है। जैसे यहाँ पर x के मल्टीप्लाई में 2 था तो 2 डिवाइड में आया, यहाँ पर x के मल्टीप्लाई में a था तो a इसके डिवाइड में आ गया। बाकी ये तो
अपना फॉर्मूला लगता है ना, अगर फॉर्मूला लगाएंगे एक्स की डिग्री n+1 अपॉन n+1, इंटीग्रल की बात कर रही हूँ है ना, तो इंटीग्रल में ये फॉर्मूला लगता है। तो चलिए फॉर्मूले से करेंगे तब तो समझ में आएगा, अभी तो हम इंस्पेक्शन से कर रहे हैं सारा का सारा काम कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो सकता है ये, तो इसका एंटी डेरिवेटिव हो सकता है ये। तो यहाँ से ax प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका एंटी डेरिवेटिव हमको मिल गया। ठीक है, ठीक, क्लियर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हमको बताना है इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, और दोनों का डिफरेंस बना के पूरा एक फंक्शन हमको दिया है। तो यहाँ पर मैं दोनों का सबसे पहले अलग अलग करके आपको बताऊंगी, फिर उसके बाद हम फाइनल जो इसका एंटी डेरिवेटिव रहेगा वो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले sin 2x की बात करते हैं। तो sin 2x का तो भाई सबसे पहले हम देखेंगे कि ये cos 2x का डेरिवेटिव है, तो d/dx ऑफ हमने यहाँ लिखा cos 2x। अब हमको ये चीज पता है कि cos 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin 2x, ठीक है, और 2x का हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में 2, बट हमको चाहिए सिर्फ sin 2x का। तो sin 2x यहीं रखेंगे, ये माइनस का 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा। अब ये डिवाइड में भी क्यों आता है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि ये है एंटी डेरिवेटिव, यानी पूरा का पूरा इसका उल्टा। जैसा कि हम क्या करते हैं, चेन रूल लगा के 2x, जैसे हमने यहाँ क्या किया, cos 2x का डेरिवेटिव हो गया sin 2x, लेकिन हमने यहाँ पर 2x में चेन रूल लगाया, जिससे 2x का डेरिवेटिव फाइंड करने पे हमको मिला 2। तो यही जो 2 है ना, ये यहाँ डिवाइड में आ जाता है इसको जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं sin 2x रखना है, ये जो माइनस का 2 है मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ, ये माइनस यहाँ लग जाएगा, माइनस cos 2x अपॉन 2। तो ये डिवाइड में भी क्यों आता है ये भी आपको यहाँ से दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से sin 2x का अगर एंटी डेरिवेटिव चाहिए तो ये जो 2 है इसको हटाना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में आ जाता है, इसलिए ये डिवाइड में लिखते हैं हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा sin 2x। तो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव तो हमको मिल गया। अब बात करते हैं 4e⁻3x। तो 4 को रहने दो, e⁻3x की बात करते हैं, एंड d/dx ऑफ e⁻3x। तो e⁻3x का डेरिवेटिव, हाँ, e⁻3x का डेरिवेटिव e⁻3x, फिर चेन रूल से 3x का डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे तो 3x का डेरिवेटिव आ जाएगा 3, जिसको हम यहाँ मल्टीप्लाई में लिख देंगे। ठीक है, लेकिन आप देख पा रहे हैं हमको एंटी डेरिवेटिव चाहिए 4e⁻3x का। किसका चाहिए, 4e⁻3x का। हमारे पास आ रहा है 3e⁻3x, तो हम क्या करेंगे, इस 4 को हमको लाना पड़ेगा, और ऊपर से हमको यहाँ चाहिए माइनस साइन। ध्यान दें, यहाँ क्या चाहिए, माइनस साइन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो, और जो भी करना है वो बोथ साइड करना होगा। हम क्या करेंगे, 3 को हटाना है, तो e⁻3x रहने दो, ये 3 भी रहने दो। 3 को हटाना है तो 3 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, 3 से हमने डिवाइड कर दिया बोथ साइड, क्योंकि 3 को हटाना है यहाँ पे। दूसरी चीज, हमको -4 चाहिए, तो -4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी कर दो। तो यहाँ -4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर भी -4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है, या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए मल्टीप्लाइंग बाय -4/3 ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमने -4 का भी मल्टीप्लाई किया है, अपॉन में 3 का भी मल्टीप्लाई किया है, तो डायरेक्ट -4/3 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से देखें, 3 से 3 कैंसिल हो गया कि नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ -4e⁻3x अपॉन 3 इक्वल टू -4e⁻3x। ठीक है, तो देखिए हमको किसका एंटी डेरिवेटिव चाहिए था, sin 2x का, यहाँ से मिल जाएगा, और -4e⁻3x का एंटी डेरिवेटिव यहाँ मिल गया, बस बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x -4e⁻3x इज, क्या रहेगा, sin 2x का एंटी डेरिवेटिव ये रहा, लिख देंगे, -cos 2x अपॉन 2, और -4e⁻3x का एंटी डेरिवेटिव ये रहा, तो -4e⁻3x अपॉन 3। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है, और
मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से हमको 5 क्वेश्चन ही कंप्लीट करने थे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर 1 to 5 जो क्वेश्चन थे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से उनको करना था, हमने कर लिया है। अब आगे हमको बोला जा रहा है फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइजेस 6 to 20, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 20 तक के जो क्वेश्चन है उनको हमको कुछ नहीं करना, इंटीग्रल फाइंड करना है। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। तो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए जो हमने पिछली क्लास में देखे थे, और अगर डेरिवेटिव के फॉर्मूले भी पता है तो उसका जस्ट उल्टा यहाँ पर करना है हमको। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा इंटीग्रल है इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लिया इंटीग्रल ऑफ 4e⁻3x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 1 dx। समझ में आई बात? सबसे पहले 4 एज इट इज e⁻3x और ये dx प्लस ये इंटीग्रेशन यहाँ लगाया 1 dx, ठीक है। अब मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताया था कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको सबसे पहले बाहर करो, तो कर दिया e⁻3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब इंटीग्रेशन हम फाइंड करते हैं, और अभी स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं इसीलिए एक एक स्टेप करके करा रही हूँ ताकि हम सारी चीज़ें अच्छे से समझ सकें, ठीक है। चलिए, सो 4 एज इट इज। अब देखिए e⁻3x का इंटीग्रल e⁻3x ही होता है, लेकिन जैसा कि आपको पता है जब हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो चेन रूल लगा के 3x का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई में आता है, लेकिन क्योंकि ये इंटीग्रल है तो इसके डिवाइड में आएगा 3, ध्यान दें, ठीक है। 3x है तो x के मल्टीप्लाई में 3 है, इसलिए यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 1 का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में x प्लस क्या लगाते हैं लास्ट में हम एक कांस्टेंट वैल्यू c। तो इसको नहीं भूलना है, और क्यों नहीं भूलना है वो भी हम पूरा विस्तार से समझ चुके हैं पिछली क्लास में, ठीक है। चलिए, तो बस बात ही खत्म हो गई। यहाँ पे ये आ गया आपका 4/3 e⁻3x प्लस x प्लस c। ये हो गया आपका इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन, ठीक। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, हमको फंक्शन दिया है और इंटीग्रल फाइंड करना है। तो इसका इंटीग्रल फाइंड करना है, चलिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले तो ये जो x² इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये इंटीग्रेशन आप लगा रहने दो, ये ब्रैकेट भी लगा रहने दो, x² के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस x² अपॉन x² और ये आ गया dx, ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ x² से x² कैंसिल हो गया, तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस 1 dx। अब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने इंटीग्रल को, तो इंटीग्रेशन ऑफ x² विद रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो x² का डेरिवेटिव यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा अपना, फॉर्मूला यहाँ मैं बता देती हूँ आपको, इंटीग्रेशन ऑफ x की डिग्री n dx का। तो ये फॉर्मूला अपना क्या होता है, x की डिग्री n+1 अपॉन n+1 प्लस c, यही फॉर्मूला होता है। तो बस यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे n की जगह पे क्या है, 2 है, तो x की डिग्री 2+1 अपॉन 2+1। समझ में आ गई बात? x की डिग्री n+1 अपॉन n+1, तो x की डिग्री 2+1 अपॉन 2+1 माइनस 1 का इंटीग्रल क्या होता है, मैंने आपको बताया था किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ x और लास्ट में जरूर लगाना है प्लस c। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x³ अपॉन 3 माइनस x प्लस c, दैट्स इट, बात खत्म, ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। तो बात अगर आ रही है समझ में तो अच्छी बात है, बाकी एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि अगर आप खुद से इसको लिखकर नहीं करेंगे तो दिमाग में फिर हमको समझ में ही नहीं आ पाता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। देख के हमको समझ में आ जाता है कि हमको समझ में आ गया, बट जब तक आप खुद से नहीं करेंगे कॉपी पेन लेकर तब तक चीज़ें अधूरी ही रहती हैं मैथ्स में, ठीक है। इसलिए हमेशा जब भी आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो समझ लीजिए, बट एक बार खुद से कॉपी पेन लेकर इनको ट्राई ज़रूर करिए, ठीक है। तो देखिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 8, इसका भी हमको क्या फाइंड करना है,
इंटीग्रल। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले भाई डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने इंटीग्रेशन को। तो यहाँ पर ये हो गया ax² dx, इंटीग्रेशन ऑफ ax² विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर c दिया हुआ है, तो हम कांस्टेंट c कैसे लेंगे? तो अगर c नहीं ले सकते तो c1 c2 इस तरीके से कांस्टेंट वैल्यू हम ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली स्टेप, कांस्टेंट वैल्यू को अलग कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। समझ में आ गई बात? a को अलग किया, x² का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सेम यहाँ करेंगे, b कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में प्लस। अब यहाँ पर c है तो c बाहर ले लीजिए, कुछ नहीं है मतलब 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब आगे देखें, a एज इट इज x², तो यहाँ पर अपना फॉर्मूला लगेगा वही, इंटीग्रेशन ऑफ x की डिग्री n dx। तो ये क्या होता है अपना x की डिग्री n+1 अपॉन n+1 प्लस c, यही फॉर्मूला होता है। बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पर x की डिग्री 2 है, n की जगह पे क्या है 2 है, तो यहाँ लिखेंगे हम x की डिग्री n की जगह पे 2+1 अपॉन 2+1। ठीक है, क्लियर। अब जरूरी नहीं है कि हर जगह आप प्लस ही लगाते चलें, लास्ट में एक साथ हम कांस्टेंट वैल्यू जो होगी हमारी उसको हम मेंशन करेंगे। ठीक है, ये लगाया प्लस, ये b एज इट इज। अब यहाँ x की डिग्री कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, यहाँ x की डिग्री क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो x dx की अगर हम बात करें इंटीग्रेशन से, तो x की डिग्री कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा x की डिग्री 1+1 अपॉन 1+1। ठीक, तो बस यहाँ पर यही करेंगे, x की डिग्री 1+1 अपॉन 1+1 प्लस ये c एज इट इज, 1 का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में होता है x प्लस कांस्टेंट वैल्यू ले लेंगे हम c1। क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे और कुछ नहीं, 2+1 3, तो ये हो जाएगा a/3 x की डिग्री 3 प्लस 1+1 2, तो b/2 x की डिग्री 2 प्लस cx प्लस c1। लीजिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस अप्रोच के साथ हमको इन क्वेश्चंस को करना है। बेसिक से कर रहे हैं इसलिए एक एक छोटी छोटी स्टेप हम यहाँ पर सॉल्व करते चल रहे हैं। आगे जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ये जो छोटी छोटी स्टेप्स हैं इनको हम स्किप करते चलेंगे, क्योंकि अगर इनमें हम टाइम खराब करेंगे तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही बड़ा है, कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए जो छोटी छोटी चीजें हैं वो अभी से समझते चलिए, ताकि आगे जाके ये इनमें हम कभी फंसे ना। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये 2 कांस्टेंट है, या फिर चलिए अलग अलग कर लेते हैं। सबसे पहले तो 2x² dx प्लस e⁻x dx। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि अगर एक साथ दो फंक्शन है, बीच में प्लस है, दो फंक्शंस का सम हमको दिया है, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है सभी फंक्शन में। तो सबसे पहले 2x² के साथ डिस्ट्रीब्यूट करा, फिर e⁻x के साथ डिस्ट्रीब्यूट करा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, x² dx प्लस e⁻x dx। अब ध्यान दें 2 एज इट इज, यहाँ पर फिर से देखिए वही चीज़ आ गई। अभी हमने पिछले जो 2 क्वेश्चन किए उनमें x² का डेरिवेटिव x² का, और एक चीज़ और, अगर इन क्वेश्चन में कभी गलती से मैं इंटीग्रल की जगह डेरिवेटिव बोल दूँ तो थोड़ा सा देख लेना, है ना, क्योंकि अभी हमने चैप्टर 5 पढ़ा है, 6 पढ़ा है, सब में डेरिवेटिव पढ़ा है, तो इसलिए हो सकता है कि मैं इंटीग्रल को डेरिवेटिव बोल दूँ, है ना। चलिए, तो अब हम x² का इंटीग्रल हमको फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, x की डिग्री 2+1 अपॉन 2+1। इससे पिछले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला हमने लगाया था, x की डिग्री n+1 अपॉन n+1, दैट्स इट। ठीक है, प्लस e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, और x के साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है तो डिवाइड में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस कांस्टेंट। ठीक, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 2 इंटू एक्स की डिग्री 3/3 प्लस e⁻x प्लस c। लीजिए, ये आ गया आपका इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर दिया हुआ है दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए लगा देते हैं, तो इंटीग्रेशन लगा रहने दीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a² प्लस b² माइनस 2
ए बी। समझ में आई बात? क्या किया हमने, यहाँ पर था दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, तो हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ब्रैकेट लगा हुआ है, अपना इंटीग्रेशन का साइन अलग लगा हुआ है और विद रिस्पेक्ट टू एक्स अलग लगा हुआ है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ इसका स्क्वायर हो जाएगा x प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/x माइनस रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, ये आ गया 2 dx। अब इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अलग अलग, तो ये हो जाएगा x dx माइनस 1/x dx माइनस 2 कॉन्स्टेंट 1 dx। समझ में आ गई बात? ठीक है, और चाहे तो 2 यहाँ लिखा भी रहे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, राइट। चलिए, तो x का डेरिवेटिव x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x 1+1/1+1। आगे जाके हमको ये नहीं करना है कि x की डिग्री 1+1/1+1, आगे जाके डायरेक्ट हम कर देंगे x²/2, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे फॉर्मूला लगा है डिग्री क्या है 1, तो इस डिग्री से एक एक्स्ट्रा ऐड कर दो आप इसमें, तो 1+1 कितना हो जाएगा 2/2, ठीक। माइनस 1/x का होता है लॉग मॉडुलस x, ठीक है, माइनस 2 और x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रल हो जाएगा x प्लस c। ठीक है, समझ में आ गई बात। इंटीग्रल ऑफ 2, ये जैसे मान लीजिए ये 2 तो अपने चलो बाहर है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 का इंटीग्रल क्या होता है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, x के रिस्पेक्ट में, इसलिए 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x, ये 2 एज इट इज प्लस c। ठीक, सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा x²/2 माइनस लॉग मॉडुलस x माइनस 2x प्लस c। लीजिए, खत्म। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। और एक चीज देखिए, यहाँ पे प्लस था तो मैं यहाँ पे माइनस लगाते चली गई, ठीक है, x प्लस 1/x माइनस 2, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस है, ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। सो क्वेश्चन नंबर 11, इसको इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रल फाइंड करना है, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले तो देखें दिस अपॉन दिस है, अब यहाँ पर x² है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर x³ है या x² है, तो अगर स्प्लिट कर दें यानी x³ के साथ इसको अलग, इसके साथ इसको अलग, इसके साथ इसको अलग, तो थोड़ा हमारा काम बन सकता है, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हमने किया x³ माइनस प्लस 5x² माइनस 4/x², ब्रैकेट लगाया, ये dx, ठीक है। अभी हमने इंटीग्रेशन को अलग अलग नहीं किया है, ठीक है, सभी जगह x² अलग अलग हमने डिवाइड कर दिया। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ x² से यहाँ x गया, इस x² से ये गया, और यहाँ तो कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ x माइनस 5 माइनस 4 और ये x² ऊपर आएगा तो x की डिग्री हो जाएगा -2 dx। अब इंटीग्रेशन को अलग अलग हम कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, तो ये हो जाएगा x dx माइनस 5 dx माइनस 4 x की डिग्री -2 dx। समझ में आई बात? बिल्कुल सिंपल। x dx माइनस 5 कुछ नहीं है, मतलब 1 है, dx 4 कांस्टेंट, x की डिग्री -2 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब कर देते हैं x का इंटीग्रल क्या होता है, वही x²/2। अभी अपन पिछले 2-3 क्वेश्चन में देख चुके हैं। -5 एज इट इज, 1 का इंटीग्रल होता है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में x, -4 और यहाँ हो जाएगा x की डिग्री -2 + 1/-2 + 1, x की डिग्री n+1/n+1। अब यहाँ पे n नेगेटिव है प्लस c। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x²/2 माइनस 5x, और देखिए ये माइनस का 2 + 1 हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 1 इधर आएगा प्लस का 1, तो ये हो जाएगा +4x की डिग्री -1 प्लस c। तो ये हो जाएगा अपना, ये माइनस का x की डिग्री -1 है, डिनोमिनेटर में आएगा तो प्लस का x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x²/2 माइनस 5x प्लस 4/x प्लस c। लीजिए, ये हो गया खत्म। एक मिनट, मैं हर क्वेश्चन में यही कर रही हूँ, देखो यहाँ प्लस है ना, मैंने सभी जगह फिर से माइनस लगा दिया, ठीक है, समझ में आई बात। ये प्लस था, मैंने यहाँ पर माइनस लिख के रख लिया था, x³ प्लस 5x²
माइनस, तो यहाँ प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी और यहाँ पर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 यहीं कर लें। इसको इंटीग्रेट करना है तो चलिए करते हैं। तो इसमें भी क्या है, ये एक्स रूट एक्स है, यानी एक्स की डिग्री क्या हो जाएगा 1/2। थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी। चलिए तो अब करते हैं इसको अपन सॉल्व। तो सबसे पहले तो ये इंटीग्रेशन का साइन लगाया अपन ने, इसको सभी जगह अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए एक्स क्यूब अपॉन ये रूट एक्स है, तो मैं डायरेक्ट इसको लिख रही हूँ एक्स की डिग्री 1/2 प्लस 3x अपॉन एक्स की डिग्री 1/2 प्लस 4 अपॉन एक्स की डिग्री 1/2 और ये dx विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब ये x की डिग्री 1/2 ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x की डिग्री 3 माइनस 1/2। देखिए x की डिग्री ऊपर 3 है, ये डिवाइड में है, अगर ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में x की डिग्री 1/2 हो जाएगा। बेस सेम होती है तो डिग्री ऐड हो जाती हैं, ये माइनस में जाएगा, सॉरी डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, न्यूमरेटर में जाकर नेगेटिव होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा x की डिग्री 3 प्लस माइनस 1/2, तो प्लस माइनस माइनस, मैंने वही लिखा है। ठीक है, चलिए प्लस यहाँ पे क्या है 3 कांस्टेंट है, x की डिग्री यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस 4 x की डिग्री माइनस 1/2 dx। ठीक, चलो अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या हो जाएगा 3 में से 1/2 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 3 2 6, 6 माइनस 1 5/2, तो x की डिग्री 5/2 प्लस 3 x की डिग्री 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा, प्लस यहाँ तो कुछ जा ही नहीं रहा है तो x की डिग्री माइनस 1/2 dx। तो देखिए सबसे पहले तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, अभी इसका इंटीग्रल फाइंड नहीं किया है हमने, अभी सिर्फ हमने सिंप्लीफाई किया है। सबसे पहले ये जो रूट एक्स था ना, ये सभी जगह स्प्लिट कर दिया, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ये डिग्री 1/2 थी, डिनोमिनेटर में थी, न्यूमरेटर में जाएगी तो नेगेटिव होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो बेस सेम होते हैं तो डिग्री ऐड हो जाती है, बट ये नेगेटिव थी तो 3 माइनस 1/2, यहाँ पे 1 माइनस 1/2 और ये तो ऊपर जाके माइनस 1/2 हो ही गया। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लिया, अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की डिग्री 5/2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस 3 कॉन्स्टेंट बाहर, एक्स की डिग्री 1/2 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस 4 यहाँ पर आ जाएगा एक्स की डिग्री माइनस 1/2 dx विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, चलिए करते हैं इसको। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा एक्स की डिग्री n का इंटीग्रल का फॉर्मूला, तो वो क्या होता है एक्स की डिग्री n+1 अपॉन n+1, राइट, प्लस 3, यहाँ पर भी x की डिग्री n कितना है हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, राइट, प्लस 4, यहाँ पे माइनस 1/2 है तो वही फॉर्मूला लगेगा सेम, x की डिग्री n+1 अपॉन n+1, तीनों जगह फॉर्मूला लग गया, लास्ट में क्या लगेगा प्लस c, अपना आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, और कुछ भी नहीं है। तो देखिए ये हो जाएगा 2 1 2 यानी 7/2, 7/2 मतलब 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2x की डिग्री 7/2 अपॉन 7। समझ में आई बात? देखो इसको अगर अपन सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 7/2, तो 7/2 ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक, प्लस 3 1.5 होता 3/2, तो 3 नीचे रहेगा 2 ऊपर जाएगा। क्लियर? ठीक है, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, प्लस अब हाफ में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा, तो 4 यहाँ रहेगा यानी 1/2, तो 1/2 तो 2 यहाँ आ जाएगा और यहाँ बचेगा x की डिग्री हाफ, अपॉन में क्या बचेगा 1 प्लस c। समझ में आ रही बात? देखो इसको सॉल्व किया हमने तो ये प्लस का 1 माइनस का 1/2, 1 में से हाफ जाएगा तो बचेगा 1/2,
अपॉन वाला 2 है ये यहाँ आ गया, ये 4 यही मल्टीप्लाई में था, और इसको सॉल्व किया तो x की डिग्री हाफ आ गया प्लस c। बस अगर इसको और सिंप्लीफाई करना है तो आप कर सकते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा अपना 2x की डिग्री 7/2/7 प्लस 2x की डिग्री 3/2 प्लस 4 2 जार 8 x की डिग्री हाफ प्लस c। तो इसके आगे तो आप भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो थोड़ी सी यहाँ जगह की कमी थी इसलिए हो सकता है। तो देखिए ये क्या है 2/7 x की डिग्री 7/2, ये तो ऐसे एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2x की डिग्री 3/2 और ये हो जाएगा 4 2 जार 8 x की डिग्री 1/2 प्लस c, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो इसको भी हमको इंटीग्रेट करना है और इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। तो इसको कैसे करें, डिनोमिनेटर में x -1। तो एक काम कर सकते हैं अपन, देखिए हाँ एक काम अपन कर सकते हैं कि देखिए यहाँ x3, यहाँ x2, यहाँ x -1 तो पहले से ही है। तो अगर इन दोनों में से अगर अपन x कॉमन ले लें, नहीं x² कॉमन ले लें, हाँ तो x² कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 1, ठीक है। हाँ काम बन जाएगा अपना। देखिए तो बस इसी तरीके से आपको चीज़ें देखती हैं। न्यूमरेटर में सिर्फ इन दोनों की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ इन दोनों की। इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया x², तो यहाँ क्या बचा x माइनस और यहाँ बचा 1, ठीक, प्लस x -1 अपना पहले से ही अलग है, अपॉन क्या है x -1 dx, ठीक। अब अपन क्या करेंगे, ये जो x -1 है यहाँ और यहाँ स्प्लिट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ x² x -1 अपॉन x -1 प्लस x -1 अपॉन x -1 dx। अभी हमने इंटीग्रेशन को अलग अलग नहीं किया, सिर्फ हमने x -1 को इसके और इसके साथ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करा है, स्प्लिट करा है। तो ठीक है, तो सबसे पहला काम हमने इन दोनों में से x² कॉमन लिया, यहाँ बचा x, यहाँ बचा -1, ठीक, ये एज इट इज है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, प्लस x -1 एज इट इज। फिर हमने देखा कि भाई x -1 को यहाँ और यहाँ अलग अलग कर देते हैं, तो कर दिया हमने। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ बचा x² प्लस 1 dx। तो देखिए कितना छोटा क्वेश्चन हो गया है। तो देखिए खत्म बात यहीं पे, ये हो गया आपका x² dx प्लस 1 dx। तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा x की डिग्री n, तो x की डिग्री n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो n की जगह पे क्या आएगा अपने पास 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस 1 का इंटीग्रल होता है x के रिस्पेक्ट में x प्लस c, तो ये हो जाएगा x³ अपॉन 3 प्लस x प्लस c, बात खत्म, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहीं पर कर लेते हैं। तो पहले आप एक काम करिएगा, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बन जाता है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन है, अगर दिक्कत आती है तो, ठीक। चलिए तो करते हैं। सबसे पहले कुछ नहीं है, √x के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा √x माइनस x √x dx, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की डिग्री 1/2 माइनस x की डिग्री कुछ नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ x की डिग्री 1/2 और ये dx अपना बाहर चल ही रहा है अभी। तो सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करना है हमको, है ना। तो ये x की डिग्री 1/2 माइनस x की डिग्री ये हो जाएगा 3/2 dx। समझ में आई बात। देखो बेस सेम है तो डिग्री ऐड हो जाती है, तो 1 + 1/2 3/2, बात खत्म। x की डिग्री 1/2 dx, इंटीग्रेशन ऑफ x की डिग्री 1/2 विद रिस्पेक्ट टू x, बीच में माइनस है, माइनस लगाइए, इंटीग्रेशन ऑफ x की डिग्री 3/2 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अलग अलग इंटीग्रेशन हमने कर दिया। अब x की डिग्री n का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा x की डिग्री 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 माइनस x की डिग्री 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 प्लस c। तो x की डिग्री n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x की डिग्री n+1 अपॉन n+1, यहाँ पर भी x की डिग्री n+1 अपॉन n+1 और प्लस c। सिंप्लीफाई कर दीजिए बस इसको। तो देखिए ये हो जाएगा x की डिग्री 1 और 1/2, ये हो जाएगा 3/2, डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा 3/2, ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये 2 इधर लगा के और इसको हमने हटा दिया, ठीक, माइनस 3/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5/2 क्योंकि 2 1 2 3 + 2 5, तो यहाँ हो जाएगा x की डिग्री 5/2
और डिनोमिनेटर में भी होगा 5/2, तो ये वाला 2 मैंने यहाँ लगा दिया ऊपर, प्लस c। लीजिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो ये भी कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है, अभी जो पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही है, बस वो थोड़ा सा छोटा था, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो रूट एक्स है अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंटीग्रेशन का साइन लगा रहने दीजिए, एक ब्रैकेट लगा दीजिए, सारी कैलकुलेशन ब्रैकेट के अंदर करेंगे हम, ठीक है। इंटीग्रेशन सबसे लास्ट में, तो रूट एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x², और रूट एक्स को मैं लिख रही हूँ x की डिग्री 1/2, ठीक है। रूट लगा है इस पर, तो मतलब इसकी डिग्री क्या है 1/2 प्लस 2x और x की डिग्री 1/2 प्लस 3x की डिग्री 1/2, ब्रैकेट क्लोज, dx बाहर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का भी कोई काम नहीं हो रहा है, इंटीग्रेशन अपना अलग है, अपन सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर रूट एक्स के अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो x की डिग्री 1/2 के फॉर्म में लिखा हमने। अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3x², तो देखिए बेस सेम है तो डिग्री ऐड होंगी, तो 2 + 1/2 करेंगे तो 2 × 2 = 4, 4 + 1 5/2, क्लियर, प्लस 2 x की डिग्री 1 + ½ 3/2, प्लस यहाँ तो कुछ है ही नहीं तो 1/2 ही रहेगा, और ये dx, ठीक, क्लियर। चलिए अब सिर्फ क्या करना है, बस अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है, दैट्स इट। तो अलग अलग कर लेंगे, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 3x की डिग्री 5/2 विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x की डिग्री 3/2 विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x की डिग्री ½ विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। फिर अगली स्टेप क्या रहेगी, सभी जगह से कांस्टेंट हम अलग करेंगे, तो यहाँ से 3 कांस्टेंट था, अलग करा, यहाँ आ गया x की डिग्री 5/2 विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस 2 कांस्टेंट बाहर, x की डिग्री 3/2 विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस 3x की डिग्री ½ विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब बस यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है x की डिग्री n का इंटीग्रल का फॉर्मूला, जो कि होता है x की डिग्री n+1 अपॉन n+1, n यहाँ पर सभी जगह अलग अलग है, तो चलिए कर देते हैं। तो 3x की डिग्री 5/2 + 1 अपॉन 5/2 + 1 प्लस 2, यहाँ पर आ जाएगा x की डिग्री 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1, राइट, प्लस 3x की डिग्री ½ + 1 अपॉन ½ + 1 प्लस c को नहीं भूलना है। तो देखिए क्या किया हमने, x की डिग्री n+1 अपॉन n+1, यहाँ n 5/2 था, यहाँ पे 3/2 था, तो x की डिग्री 3/2 अपॉन 3/2 + 1, और 3/2 + 1 3/2 + 1 प्लस 3 एज इट इज, x की डिग्री ½ था तो ½ + 1 अपॉन ½ + 1, सिंप्लीफाई करना है हमको, दैट्स इट। तो देखिए 5/2 + 1 2 1 2 5 + 2 7/2, तो ये हो जाएगा x की डिग्री 7/2 अपॉन आएगा 7/2, ये 2 अपन ऊपर ले जाएंगे तो 3 2 क्या हो जाएगा 6, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। ये क्या आया 7/2, तो 7/2 2 डिवाइड में यहाँ के मल्टीप्लाई में आएगा, तो यहाँ 3 ऑलरेडी है, 3 2 हो जाएगा 6, क्लियर, प्लस 3/2 + 1 ये हो जाएगा 5/2, तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा x की डिग्री 5/2 अपॉन 5/2, ये 2 ऊपर जाएगा, ऑलरेडी 2 है, 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 2 क्या हो जाएगा 4, क्लियर, प्लस देखिए 1/2 + 1 कितना होता है 3/2, तो x की डिग्री 3/2 अपॉन में भी 3/2, तो 3/2, ये 2 ऊपर जाएगा, 3 2 हो जाएगा 6, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस c। तो फाइनल आंसर यहाँ लिख देते हैं हम, चाहे तो यहाँ मल्टीप्लाई में ही लिख लीजिए ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर रहे, ये 3 मल्टीप्लाई में 2, ये 2 मल्टीप्लाई में 2, ठीक। अब लिख देते हैं हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अपना 6x की डिग्री 7/2 अपॉन 7 प्लस 4x की डिग्री 5/2 अपॉन 5 प्लस 2x की डिग्री 3/2 अपॉन में कुछ नहीं बचा प्लस c। लीजिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 में इसको भी हमको इंटीग्रेट करना है, तो चलिए कर लेते हैं। बस अब आगे के जो क्वेश्चन है इनमें ट्रिग्नोमेट्री लगने वाली है, तो ट्रिग्नोमेट्री
के जो फॉर्मूले हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो हमको पता होनी चाहिए। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे अपने डेरिवेटिव को। तो ये हो जाएगा 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ex dx। ठीक है, क्लियर। चलिए ठीक है, तो सभी जगह से कांस्टेंट अलग कर लिया। अब सिंपल सिंपल फॉर्मूला लगाना है अपने को। तो यहाँ पर x की डिग्री कुछ नहीं मतलब 1 है, यानी x की डिग्री n का इंटीग्रल का फॉर्मूला लगेगा। तो x की डिग्री 1 + 1 2 अपॉन 2, यहाँ डिग्री 1 है तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1, इस 2 से ये 2 कैंसिल, -3 एज इट इज। cos x का इंटीग्रल क्या होता है हमारा, cos x का इंटीग्रल हो जाएगा sin x, इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा आपका sin x प्लस e की पावर x का e की पावर x प्लस c। क्लियर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डेरिवेटिव का फॉर्मूला नहीं लगा देना है कि cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता, नहीं, इसमें उल्टा चलेगा। cos x का इंटीग्रल पॉजिटिव sin x रहेगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दीजिए, x² माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c, बात खत्म। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो अब वही सेम टाइप के क्वेश्चन है, तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा कांस्टेंट अलग करके सभी जगह हमारा जो इंटीग्रेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ मैं। तो 2 हमने बाहर लिया, -3 यहाँ से बाहर, प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस लगाया, 5 बाहर, मैंने लिख दिया x की डिग्री 1/2 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, बस अब क्या करना है, 2 x की डिग्री यहाँ 2 है तो x की डिग्री n का इंटीग्रल का फॉर्मूला लगेगा, x की डिग्री n + 1 2 + 1 3 अपॉन 2 + 1 3 -3 sin x। अब यहाँ पर ध्यान दें, sin x का इंटीग्रल होता है माइनस cos x। देखिए डेरिवेटिव की बात करते हैं तो d/dx ऑफ sin x होता था हमारा cos x, और d/dx ऑफ cos x होता था हमारा माइनस sin x। लेकिन इंटीग्रल में उल्टा होगा, cos x का एंटी डेरिवेटिव sin x और sin x का एंटी डेरिवेटिव माइनस cos x। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस cos x, और x के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे, +5 x की डिग्री 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस c। ठीक है ना, x की डिग्री n + 1 अपॉन n + 1। क्लियर, चलिए तो ये हो जाएगा अपना 2x³ अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस 3 cos x प्लस, अब ध्यान दें यहाँ पर ये 5 अपना एज इट इज, x की डिग्री ये हो गया 1/2 + 1, ये हो जाएगा 3/2, यहाँ पर भी आएगा 3/2, ये 2 यहाँ आएगा मल्टीप्लाई में, इस 2 को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, प्लस c लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो ये हो जाएगा 2x³ अपॉन 3 प्लस 3 cos x प्लस 5 2 10 अपॉन 3 x की डिग्री 3/2 प्लस c। लीजिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 18, इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन ऑफ sec² x, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, प्लस sec x का 10x में, तो ये हो जाएगा sec x इंटू 10x बाहर dx। अब इंटीग्रेशन को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा sec² x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x 10x dx। तो हमने सिर्फ क्या किया, सबसे पहले इस sec x के अंदर मल्टीप्लाई किया, तो sec x इंटू sec x, sec² x, sec x का 10x में मल्टीप्लाई किया तो sec x इंटू 10x बाहर dx। फिर हमने इस इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, sec² x एज इट इज, ये इंटीग्रेशन का साइन और विद रिस्पेक्ट टू x, बीच में प्लस लगा है, फिर इसके साथ इंटीग्रेशन का साइन sec x 10x का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। अब सीधा सीधा फॉर्मूला sec² x किसका इंटीग्रल होता है, 10x का, प्लस sec x 10x होता है sec x का प्लस c। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट, इसमें कुछ नहीं था, सीधा सीधा फॉर्मूला था इंटीग्रल का। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, sec² x अपॉन cosec² x। तो अब देखिए यहाँ पे सीधा सीधा इस तरीके का कोई फॉर्मूला नहीं है कि sec² x के लिए तो फॉर्मूला है, बट इसके डिवाइड में है cosec² x। ठीक है, तो कैसे करें, तो सबसे पहले sec जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, और cosec होता है sin का। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन वही करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ ऐसा बनाएंगे जिससे हमको डायरेक्ट फॉर्मूला मिल सके। ठीक, तो चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो sec² x है यहीं कहीं मैं लिख देती हूँ, sec² x को मैंने लिखा 1 अपॉन
कॉस स्क्वायर एक्स और अपॉन कॉसेक को लिखा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। बात समझ में आई? इसको हमने ये लिखा। अब आप देखें ये जो साइन स्क्वायर एक्स है ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx और ये इंटीग्रेशन का साइन, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा अपना, यही करते हैं अपन, इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स dx। बट आप बोलेंगे अब टेन स्क्वायर एक्स का तो डायरेक्ट हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रल का, तो इसको अपन कुछ ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करें जो फॉर्मूला बन जाए। तो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है टेन और सेक की, तो उससे हम इसको लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। लिख सकते हैं कि नहीं? टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा कि नहीं? ठीक है, इसको आगे यहाँ सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आ गई बात? सबसे पहले हमने सेक स्क्वायर एक्स को लिखा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और कॉसेक को लिखा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये इससे ये कैसे आया ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये डिनोमिनेटर में है, यहाँ जाएगा और ये कॉस स्क्वायर नीचे आएगा। ठीक है, देखो इसको मैं रफली यहाँ बताती हूँ आपको। 1 अपॉन ये है कॉस स्क्वायर एक्स, डिवाइड का मतलब ये डिवाइड लगाया, और ये है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब बचपन में जब छोटी क्लासेस में हम पढ़ते थे तो हमने इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना सीखा था। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1, यानी इसको एज इट इज रखते थे और आगे वाली चीज़ को उल्टा कर देते तो मल्टीप्लाई में चेंज होता था। तो ये तो बहुत ही छोटी चीज़ है। ठीक है, वही किया है हमने यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ गया अपना साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इसके बाद साइन स्क्वायर अपॉन साइन अपॉन कॉस होता है 10। अब सभी दोनों पे स्क्वायर लगा था, स्क्वायर लगा दिया। 10 स्क्वायर एक्स को लिखा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, अलग अलग कर दिया, फॉर्मूला लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 10x का और 1 का इंटीग्रल एक्स के रिस्पेक्ट में x प्लस सी। बात खत्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। अब हम बढ़ते हैं आगे, करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और इसको अपन हटा देते हैं। तो चलिए इसका इंटीग्रल फाइंड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। तो इस तरह का क्वेश्चन अपन ने किया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, एग्जाम्पल में। कुछ नहीं करना है, कॉस स्क्वायर एक्स को अलग अलग स्प्लिट कर लीजिए, बीच में माइनस और 2 के साथ अलग कर लीजिए, 3 साइन एक्स के साथ अलग कर लीजिए। तो ये हमने किया 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, बीच में माइनस, 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये dx और ये इंटीग्रेशन और ये ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखें 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 और कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स, बीच में माइनस। अब देखिए यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर एक्स, अगर इसको अपन कॉस इंटू कॉस लिख दें तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 10 और एक 1 अपॉन कॉस बचेगा। देखिए ये है साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को लिखा मैंने कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो 1 अपॉन कॉस हो गया सेक और साइन अपॉन कॉस हो गया 10x, तो ये हो जाएगा सेक एक्स 10x। कैसे आई अपन ने देख लिया, तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा अपना सेक एक्स 10x, बाहर dx अपना चल रहा है। समझ में आ गई बात? अपन ने क्या किया यहाँ पे? ठीक है, 2 एज इट इज, 1 अपॉन कॉस होता है सेक, इस पर स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया, और यहाँ पर 3 एज इट इज साइन अपॉन कॉस 10 और एक कॉस बचेगा डिनोमिनेटर में तो 1 अपॉन कॉस सेक। चलिए, तो ये 2 बाहर कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 3 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स 10x विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, 2 एज इट इज, सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रल होता है? 10x का, माइनस 3 एज इट इज सेक एक्स 10x किसका इंटीग्रल होता है? सेक एक्स का, प्लस सी। लीजिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। तो इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 21, 22। तो यहाँ पर बोला जा रहा है चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में हमको 4 ऑप्शन दिए हैं, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखा हुआ है। सॉल्व करके बता देती हूँ, जो भी आंसर आएगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बोला जा रहा है एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस। एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस मतलब इसका इंटीग्रल। तो चलिए इसका इंटीग्रल फाइंड कर लेते हैं, और करना ही क्या है इसमें। तो ये हो गया रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ये हो जाएगा एक्स की डिग्री 1/2 इंटीग्रल ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस ये एक्स की डिग्री 1/2 ऊपर आएगा तो एक्स की डिग्री -1/2 इंटीग्रल ऑफ dx। समझ में आई बात?
रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की डिग्री 1/2, और क्योंकि एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है और एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, इंटीग्रल, तो हमने इसका इंटीग्रेशन अलग किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 1/√x था, रूट एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो सीधी सी बात है इसकी डिग्री नेगेटिव हो जाएगी, तो एक्स की डिग्री 1/2 ऊपर जाएगा तो एक्स की डिग्री -1/2 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एक्स की डिग्री n का फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रल का, तो एक्स की डिग्री n+1/n+1, तो एक्स की डिग्री 1/2 + 1/1/2 + 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा एक्स की डिग्री -1/2 + 1/-1/2 + 1 प्लस c, इसको नहीं भूलना, ठीक है। अब देखिए 1/2 + 1 हो जाएगा एक्स की डिग्री 3/2, और ये भी हो जाएगा 3/2, ये वाला जो 2 है ये अपन यहाँ ले आते हैं और इससे यहाँ से इसको हटा देते हैं, प्लस ये देखिए यहाँ पर है माइनस का 1/2, तो प्लस के 1 में से माइनस का 1/2 जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा एक्स की डिग्री प्लस का 1/2, और अपॉन इसको भी सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा प्लस का 1/2, ये वाला 2 अपन ऊपर ले आएंगे तो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से अपन इस 2 को हटा देंगे तो इस 1 का तो फिर कोई मतलब नहीं है, तो ये हट जाएगा, और प्लस सी, ये आया आपका आंसर। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन जो है ये वाला आंसर दे रहा है। तो देखिए ए है 1/3, एक्स की डिग्री 1/3, तो ये तो नहीं है, ए ऑप्शन नहीं है। बी की बात करते हैं 2/3, एक्स की डिग्री है 2/3, बट ये हमारा 3/2 आ रहा है, तो ऑप्शन बी भी नहीं है। ऑप्शन सी की बात करते हैं 2/3, एक्स की डिग्री 3/2 प्लस 2, एक्स की डिग्री हाफ प्लस सी, तो करेक्ट ऑप्शन है सी। डी को और देख लेते हैं, डी में है 3/2, तो बात ही खत्म हो गई, ठीक। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर 21, इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 22, उसको करते हैं। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 22, इसमें भी हमको 4 ऑप्शन दिए, हमको ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि कौन सा करेक्ट है। उससे बेटर इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, अभी तक जितने हमने क्वेश्चन किए ना उन क्वेश्चन से ये अलग क्वेश्चन है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। और आप भी इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या बोला जा रहा है और हमको क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये बोला जा रहा है इफ d/dx ऑफ f of x इक्वल टू दिस, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव हमको दिया हुआ है, फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है सच दैट f of 2 इक्वल टू 0, यानी फंक्शन में अगर 2 रखते हैं हम तो हमको फंक्शन की वैल्यू मिलती है 0, देन फंक्शन क्या होगा। तो देखिए हमारा जो इंटीग्रल है वो काम यही करता है, आई मीन इंटीग्रेशन जो प्रोसेस है वो यही काम करती है कि अगर हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव हो तो हम इस डेरिवेटिव से फंक्शन को फाइंड कर सकें। और कैसे करते हैं हम, जो भी डेरिवेटिव होता है उसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, जिससे हमको उस फंक्शन को जिससे कि वो फंक्शन हमको मिल जाता है। तो ये फंक्शन का ये डेरिवेटिव है, इस डेरिवेटिव से हम इसका इंटीग्रल फाइंड कर लेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले ये जो हमारा डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव से हम फंक्शन फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 3x की डिग्री 4 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में है तो इस डेरिवेटिव का इंटीग्रल भी हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। और इंटीग्रल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन से ही हम फंक्शन फाइंड करते हैं, इंट्रोडक्शन में हमने देखा था। तो हम डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन कर देंगे जिससे हमको फंक्शन मिलेगा। चलिए करते हैं। तो 4 बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx माइनस 3 बाहर, x की डिग्री 4 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x की डिग्री -4 dx, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4x की डिग्री 3 + 1 4 अपॉन 3 + 1 4। यहाँ x की डिग्री n का इंटीग्रल का फॉर्मूला लगा है, x की डिग्री n+1 अपॉन n+1, तो x की डिग्री 3 + 1 अपॉन 3 + 1, तो 3 + 1 4 4 -3 एज इट इज। यहाँ हो जाएगा x की डिग्री -4 + 1 अपॉन -4 + 1। तो क्योंकि यहाँ माइनस वाली कहानी थी इसलिए मैंने इसको पूरा फॉर्मूले को लिखा ताकि आपको क्लियर समझ में आ सके, +c जरूर लगाना है। अब देखिए इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। और क्या है, x की डिग्री ये हो गया 4 -3 एज इट इज, ये हो जाएगा x की डिग्री -3 अपॉन -3 और प्लस c। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा x की डिग्री 4 प्लस x की डिग्री -3 प्लस c, तो x की डिग्री 4 + 1 अपॉन x³ प्लस c। तो ये आ गया हमारा फंक्शन। लेकिन हमको फंक्शन चाहिए, मगर यहाँ पर ये कांस्टेंट जो है ये क्या है, क्योंकि हमारे जो ऑप्शन है उनमें अगर आप देखेंगे, देखिए ऑप्शन की बात करें
तो ऑप्शन ए ऑप्शन है x की डिग्री 4 प्लस 1/x³ प्लस 129/8 माइनस का, तो ए ऑप्शन भी हो सकता है। बी की बात करते हैं तो x³ है तो बी ऑप्शन नहीं है। सी में x की डिग्री 4 प्लस 1/x³ प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू दी है, तो ए और सी में से ऑप्शन है, बी और डी तो नहीं है। लेकिन ये डिसाइड हम कब कर पाएंगे, जब हमारे पास सी की वैल्यू हो। तो सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये जो दिया है ना, ये इसीलिए दिया है कि ये जो फंक्शन आया है हमारा, ये फंक्शन में अगर हम 2 रखते हैं तो ये वैल्यू 0 देगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने फंक्शन हमारा फाइंड कर लिया, f(x) इक्वल टू क्या आ गया, x की डिग्री 4 प्लस 1/x³ प्लस c, ठीक है। और हमको ये चीज़ पता है कि f(2) क्या है, 0। तो सिंस f(2) इक्वल टू 0, तो इसमें 2 रख दीजिए आप। तो यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 की डिग्री 4, 2 टू ज़ार 4, 4 टू ज़ार 8, 8 टू ज़ार 16 प्लस 1/2 टू ज़ार 4, 4 टू ज़ार 8 प्लस c इक्वल टू 0। बात आई समझ में। डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करके हमने ये फंक्शन फाइंड कर लिया, ठीक है। अब फंक्शन तो हमारे पास आ गया, लेकिन c की वैल्यू चाहिए, क्योंकि जो ऑप्शन है उनमें c नहीं दिया है, कोई वैल्यू दी है, तो वो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम। तो f(2) इक्वल टू 0 है, तो इसमें हमने 2 रख दिया। तो यहाँ 2 की डिग्री 4 16 प्लस 1/2 की डिग्री 3 8 प्लस c। अब इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, हाँ तो चलिए कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 16 8 ज़ार 128 प्लस 1 प्लस 8c/8 इक्वल टू 0। ये 8 उधर जाएगा, हो जाएगा 0। 128 प्लस 1 प्लस 8c इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 129 प्लस 8c इक्वल टू 0। तो c इक्वल टू, ये प्लस का उस तरफ जाके माइनस का 129 और ये 8 तक ले जाएगा, ठीक है। तो c की वैल्यू आ गई। तो मतलब हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हम रखते हैं, तो f(x) हो जाएगा आपका x की डिग्री 4 प्लस 1/x³ और c आया है -129/8। तो अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए है x की डिग्री 4 प्लस 1/x³ -129/8। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए, हो सकता है आप में से कई बच्चों को क्वेश्चन थोड़ा बहुत डाउट लेके आ गया हो। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिनको समझ में आ गया है अच्छी बात है, ठीक है। वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमको बोला गया था कि ये फंक्शन जो है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ये है। तो डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करके हम फंक्शन फाइंड करते हैं, क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन की इनवर्स प्रोसेस है, ठीक है। तो हमने क्या किया, डेरिवेटिव को उठाया, इसको इंटीग्रेट करा, जिससे हमको फंक्शन मिल गया, ठीक है। और ये चीज़ तभी आपको समझ में आएगी जब आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें हमने देखी थी कि भाई इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, क्या किस तरीके से होता है। तो डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करके इंटीग्रल फाइंड किया और इंटीग्रल ही हो जाएगा हमारा फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन तो हमारा आ गया, लेकिन हमने ऑप्शन देखे, उन ऑप्शंस में अगर देखा जाए तो ये था, बट सी की जगह पे कोई कांस्टेंट वैल्यू थी सभी जगह। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमको यहीं पर दिया था कि f(2) इक्वल टू 0, मतलब अगर फंक्शन में हम 2 रख दें तो ये वैल्यू दे देगा 0। तो हमने फंक्शन में 2 रख दिया। तो यहाँ 2 की डिग्री 4 16 प्लस 1/2 की डिग्री 3 8 प्लस c इक्वल टू क्या आना था, 0। इनको सॉल्व किया, जिससे हमको c की वैल्यू मिल गई और ये हमारा फंक्शन आ गया। और ये जो फंक्शन है ये ऑप्शन ए में दिया था, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, क्योंकि हमारी इस एक्सरसाइज में टोटल ये 22 क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और आई होप कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन किए, और हमने कोशिश क्या करी कि हम सारी चीज़ें बेसिक से करें, ठीक है। क्योंकि एक्सरसाइज 7.1 को आप जितना बेसिक से करेंगे उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आगे जाके फिर ये चीज़ें हम डायरेक्ट करने लग जाएंगे, ठीक है। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें अगर करने बैठेंगे तो हमारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी ये है कि सारी चीज़ें जो स्टार्टिंग में आप कर रहे हैं, अभी इंटीग्रेशन क्योंकि अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें बेसिक से, सारे फॉर्मूले लगा के देखिए, और क्वेश्चंस जो हैं ये एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करिए। ये नहीं है कि हमने वीडियो देख लिया, हमको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए और हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई, नहीं। एक बार आपको खुद से कॉपी पेन लेकर बैठिए और एक बार खुद से पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए,
सो आई होप कि आज की क्लास में हमने जो सारी चीज़ें समझी हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।